Hi, myself Devi Pratap Singh. I am here to introduce a chapter on excretory system, how the urine is formed in our kidney. So, excretory system. In our body, various compounds and nitrogenous waste and such product are formed in our body. हमारे बॉडी में अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, हमको एनर्जी के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और जितनी भी हमारी बॉडी में प्रोसीजर होती है, हर एक प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर अमाउंट में कोई चीज़ हमें बॉडी में लेनी होती है, वो आगे फंक्शनल तौर पे जाके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होती है। उनके जो पार्ट यूज़फुल होती है बॉडी के लिए वो बॉडी ले लेती है और जो पार्ट बॉडी को रिमूव करना होता है वो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू सारी चीज़ें एक्सक्रीट आउट कर देती है। अब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जैसे हमने जो भी खाना खाया तो जो बोलस अपने इंटेस्टाइन में गया और फिर वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट अपने जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस रहते हैं वो थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में चले जाते हैं जहाँ पे वो यूटिलाइज होता है और जो रेक्टम और एनल के थ्रू होते एज अ स्टूल अगले दिन पास आउट हो जाता है। अब बाकी सारी बात करें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम या फिर जो भी हम चीज़ें लेते हैं जैसे कि अल्कोहल, कोई मेडिसिनल सब्सटेंस या ऐसी कोई भी लेके ये सारे के सारे एक्सक्रीट आउट होते हैं थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए बॉडी में अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी सिस्टम बने रहते हैं। जैसे इम्प्योरिटीज़ इन ब्लड या फिर हम कोई भी खाना या कोई भी डाइट में कोई भी चीज़ें ले रहे हैं वो, या फिर एयर हम जो इनहेल कर रहे हैं, हर कुछ जो भी चीज़ बॉडी के अंदर जाती है उनमें से हर किसी में से कुछ ना कुछ पार्ट न्यूट्रिटिव रहता है जो बॉडी के लिए बॉडी के अंदर जाता है वो या तो स्ट्रक्चरल या तो फंक्शनल बेसिस पे बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे जैसे कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हुआ, अब रेस्पिरेशन के अंदर हम एयर इनहेल करते हैं, हम डायरेक्टली ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते। तो जो भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो एयर के अंदर नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे अलग 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 एलिमेंट्स रहते हैं, उनको हम इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद जितना न्यूट्रिटिव इन द सेंस जो भी क्वालिटेटिव गैसेस जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हमारी बॉडी ले लेती है और जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है वो सारी चीज़ें थ्रू एक्सपायरेशन ये सारी चीज़ें बॉडी से एक्सेल आउट हो जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। अब जैसे हम स्किन की बात करें तो इन द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग जो हमें पसीना निकलता है वो, या फिर ठंड के टाइम पे जो सिबेशियस ग्लैंड के सिक्रीशंस होते हैं वो सारी चीज़ें बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है थ्रू स्किन। तो स्किन भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट हो गया। अब जैसे जो भी हमने खाना खाया, जो भी हमने फूड लिया, फूड में अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग प्रपोर्शन में न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस रहते हैं। वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जैसे हमने कुछ भी खाया तो उसके अंदर एग्जैक्ट क्रूड फॉर्म में प्रोटीन या मिनरल्स या जिस भी चीज़ की बात करो आप, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर प्रपोर्शन में रहती है। उसके बाद जो रोएज पार्ट बच जाता है वो सारी चीज़ें जो बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है या बॉडी उतनी ही चीज़ें एब्जॉर्ब करेगी जितनी उसके लिए यूज़फुल हो और उसके बाद की जितनी चीज़ें बचती है वो गैस्ट्रिक रूएज जितने बचते हैं वो थ्रू एनल कैनाल एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फिर उसके बाद बात करेंगे तो किडनी की, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू एनल कैनाल एज स्टूल। अब अगर हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो ये सारे ही जितने सिस्टम थे ये किसी ना किसी तरीके से बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं आइदर मेटाबॉलिक वेस्ट और एनी काइंड ऑफ वेस्ट ये इनको एक्सक्रीट आउट करवाता है। और ये सारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का है इसके अंदर का सबसे मेजर पार्ट जो प्ले करता है वो है किडनी। सो अब हम बात करेंगे अगर किडनी की तो ये बॉडी के ब्लड के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट रहते हैं उनमें से जो जो नॉन एसेंशियल चीज़ें रहती हैं उन सारी चीज़ों को ये फिल्टर करके बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन और बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्सचुरेशन ये इस चीज़ को एक्सक्रीट आउट करता है। द प्रोसेस ऑफ वॉइडिंग यूरिन यानी कि कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप यूरिन को पास आउट करते हो उस प्रोसेस को आप कहते हो मिक्सचुरेशन। सो अब जैसे हम बात करते हैं किडनी की तो किडनी बॉडी के पोस्टीरियर एंड्स पे रहती है, एब्डोमेन के पीछे वाले हिस्सों में किडनी सिचुएटेड रहती है।
किडनी हमारी बॉडी में 2 होती है। तो अगर वर्टिब्रास की बात करें यानी कि पीछे की जो स्पाइन की बात करें, इसके दोनों साइड में एक एक किडनी सिचुएटेड रहती है। अब किडनी के अगर लेंथ की हम बात करें तो किडनी के इसको जो सुपीरियर पार्ट है यानी कि जो ऊपर की तरफ है उसे अपर पोल कहा जाता है और जो नीचे की तरफ है उसे लोअर पोल कहा जाता है। तो अगर एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में इसका लेंथ ले तो अपर पोल से लोअर पोल तक का जो डिस्टेंस रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर इन मेल रहता है। और अब हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें यानी कि मीडियल एस्पेक्ट से लेटरल साइड में अगर अपने जा रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर इन लेंथ रहता है। अब अगर अपने किडनी के मीडियल साइड की बात करें तो मीडियल साइड में एक ओपनिंग रहती है जहां से यूरेटर नाम की एक पाइपलाइन जाती है। अब आप ऐसा समझें कि ये अगर एक किडनी है, ये राइट साइड की किडनी है, तो अगर ये राइट साइड की किडनी है तो इसके एग्जैक्टली इस हिस्से में यहाँ पे एक डक्ट निकली रहती है जिसका नाम रहता है यूरेटर। तो जो भी यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो यूरिन का फॉर्मेशन इस यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। फंक्शन ऑफ किडनी। अब जैसे हमने देखा कि किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसके साथ साथ और कौन से फंक्शंस हैं जो किडनी को करने पड़ते हैं। तो पहला फंक्शन देखेंगे तो पहला फंक्शन है होम्योस्टेसिस। तो अगर होम्योस्टेसिस की बात करें तो हमारे ब्लड का एक पर्टिकुलर पीएच रहता है अप्रॉक्सीमेटली 7.4। अब इस ब्लड के पीएच के अंदर हमारी हर दिन की डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू इसके अंदर अल्ट्रेशन आती है। आइदर वो पीएच बढ़ते जाएगा और अल्कलाइन होते जाएगा यानी कि बेसिक होते जाएगा, या तो फिर वो पीएच कम होते जाएगा और वो और ज़्यादा एसिडिक होते जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग जितने भी बाइकार्बोनेट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं ये सारे किसी न किसी तरीके से बॉडी को एल्कलाइन करते जाते हैं यानी कि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये जितने भी ऐसे सब्सटेंस हैं किडनी इनको एक्सक्रीट आउट करता है जिसके वजह से जो ब्लड है उसका पीएच मेंटेन रहता है। जो भी ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिटी बढ़ा देते हैं, ब्लड का पीएच एसिडिक की तरफ लेके जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को एक्सक्रीट आउट करके ये एक नॉर्मल होम्योस्टेसिस बना के रखता है। ये बेसिकली एक एसिड और बेस, ब्लड को ना एसिड होने देता है ना ब्लड को बेस होने देता है, ये दोनों के बीच का एक समन्वय बनाए रखता है। अब हीमोपोएटिक फंक्शन। हीमोपोएटिक फंक्शन की बात करेंगे तो किडनी का फंक्शन ना ही सिर्फ एक्सक्रीटरी में है बल्कि हीमोपोएटिक में भी है। हीमोपोएटिक फंक्शन इन द सेंस कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी में या कहीं पे भी ब्लड बनाने के लिए या फिर ब्लड से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए आती है तो उसे हम कहते हैं हीमोपोएटिक फंक्शन। तो जब भी हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की या फिर कोई भी ऐसे जो इनके कंस्टिट्यूएंट है, हीमोग्लोबिन हो गया, प्लेटलेट हो गया, इनकी कमी आने पर किडनी अपने पेरीट्यूबुलर सेल से हार्मोन निकालती है जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन। तो ये जो एरिथ्रोपोइटिन और ये थ्रोम्बोपोइटिन है ये जाके बोन मैरो में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाके बोन मैरो में सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और वो सेल बोन मैरो को जाके स्टिमुलेट करते हैं। और बोन मैरो के अंदर पर्टिकुलर वो सेल, बोन मैरो जो बोन रहती है, बोन के अंदर का जो सेंट्रल पार्ट रहता है जो उसका मेन फंक्शनल यूनिट रहता है उसे हम कहते हैं बोन मैरो, जिसका काम है आरबीसी के सेल्स का प्रोडक्शन करना। तो किडनी डायरेक्टली आरबीसीज का काउंट नहीं बढ़ा सकती लेकिन ये एक एज अ मैसेंजर एरिथ्रोपोइटिन को भेजती है बोन मैरो तक ताकि वो अपना फंक्शन ज़्यादा अच्छे से कर सके। और वो एक स्टिमुलस की तरह काम करता है बोन मैरो पे और वहाँ से ऐसे सेल्स निकलवाता है जैसे कि आरबीसी, प्लेटलेट, ऐसे सब चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है अपने ब्लड के अंदर थ्रू इट्स ओवर एन एक्सेसिव प्रोडक्शन। और ये सारी चीज़ें जब कोई हेमरेज हो गया यानी कि आपको कोई चोट लग गई, आपका किसी भी तरीके से ब्लड लॉस हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो रहा है, तो बॉडी एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म यानी कि उस ब्लड के जो क्राइसिस, जो उसकी तकलीफें चल रही है उससे उभरने के लिए एरिथ्रोपोइटिन पेरीट्यूबुलर सेल से सिक्रीट होता है जो वहाँ पे जाके ब्लड का प्रोडक्शन बढ़ाता है। अब एंडोक्राइन फंक्शन।
एंडोक्राइन फंक्शन में एक्सक्रीटरी, हीमोपोएटिक, इसके साथ साथ किडनी होम्योस्टेसिस और हीमोपोएटिक के साथ साथ इसका एक खुद का एंडोक्राइन फंक्शन भी है। अब देखा जाए तो जो हीमोपोएटिक फंक्शन है उसके अंदर जो उसने हार्मोन निकाला, यानी कि जो एरिथ्रोपोइटिन की हम बात कर रहे थे, वो एरिथ्रोपोइटिन भी एक प्रकार का हार्मोन ही है। अब एंडोक्राइन फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर अलग अलग हार्मोन, जैसे थ्रोम्बोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो किडनी से निकलता है, जिसका बेसिकली काम रहता है एज अ स्टिमुलस इन द बोन मैरो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट, यानी कि ये एक स्टिमुलस की तरह काम करता है और बोन मैरो से जाके प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहता है। एरिथ्रोपोइटिन, अब एरिथ्रोपोइटिन का फंक्शन हमने पहले ही देख लिया। रेनिन एक ऐसा हार्मोन है जो किडनी से सिक्रीट होता है, और रेनिन के साथ साथ एक एंजियोटेंसिन करके एक हार्मोन रहता है जो लंग से निकलता है। रेनिन और एंजियोटेंसिन ये दोनों हार्मोन मिलके तब हमारी बॉडी से कम अमाउंट में वाटर को एक्सक्रीट आउट करवाते हैं, ताकि बॉडी के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बना रहे। अब बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन किडनी, अब ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन किडनी कैसे करेगा? जैसे कि हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट 1300 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 25% आपके कार्डियक आउटपुट से जितना भी ब्लड निकलता है उसका 25% हिस्सा जो है वो किडनी में आता है थ्रू एफरेंट आर्टरियोल। तो जो एफरेंट आर्टरियोल है वो ऑलमोस्ट 1300 ml ब्लड लेके आती है किडनी में, और जो प्यूरिफाई होने के बाद में वापस सेंट्रल सर्कुलेशन में वापस चले जाता है। तो अब सेकेंड पॉइंट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जो सब्सटेंसेस जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिनका आर्टरीज के डायलिटेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर हार्ट के ओवर डायलिटेशन या ओवर कॉन्ट्रैक्शन पे होता है, कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस या फिर मिनरल्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो किडनी एक्सक्रीट आउट करता है, जिनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रहते हैं वो ब्लड के प्रेशर में चेंज लाने से, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। अब इनको देखा जाए तो पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम, इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये लोग प्रोपोर्शनेट रहते हैं ब्लड के प्रेशर को कम या ज़्यादा करने में। क्यों? क्योंकि ये जो मिनरल्स हुए, ये मिनरल्स हार्ट की एक्टिविटीज़ को या तो बढ़ा देते हैं या तो कम कर देते हैं। जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट या डायलेट करते हैं, तो उनका कितना अमाउंट ब्लड में है और उसमें से कितना अमाउंट ब्लड में है और उनमें से कितना अमाउंट एक्सक्रीट आउट कर दिया। अब इस एक्सक्रीटेड आउट प्रोडक्ट में इसके अंदर अलग अलग कंटेंट बच जाते हैं। इन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस का कितना प्रपोर्शन है, कितना अमाउंट बॉडी में है जो नॉर्मल से ज़्यादा या कम है, जिसकी वजह से कोई भी अल्ट्रेशन आती है ब्लड प्रेशर में। रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। अब ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्शियम हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल काम करता है। जैसे कि अगर स्ट्रक्चरल की बात करें तो बोन जो है स्केलेटन, वो एक, अगर हम बात किया जाए तो अगर एक टेंट की बात की जाए तो टेंट में जितने पिलर्स और बेस के काम रहते हैं वो काम रहता है बोन का। बोन हमें स्ट्रेंथ और एक परफेक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। तो अगर ब्लड कैल्शियम लेवल की बात करें तो बोन के लिए सबसे एसेंशियल चीज़ रहती है कैल्शियम। कैल्शियम का कम या ज़्यादा होना किडनी पे डिपेंडेंट हो सकता है और इसकी वजह से कोई ना कोई बोन में डिजीज़ हो सकती है कैल्शियम के ज़्यादा या कम होने की वजह से। अब ब्लड कैल्शियम की अगर बात करें तो ब्लड कैल्शियम जो हमारा क्लॉटिंग का फैक्टर है, तो क्लॉटिंग फैक्टर में भी बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है ब्लड कैल्शियम। ब्लड कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से कोई भी घाव को या वुंड को हील होने में कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा अगर नॉर्मल से कंपेयर किया जाए तो। रीनल सिस्टम। हाँ, रीनल सिस्टम। अब अगर रीनल सिस्टम की बात की जाए तो रीनल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ किडनी से मिलकर नहीं बनता। जैसे कि इसके नाम में पता चलता है कि स्टेट किया गया सिस्टम, तो एक रीनल सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से कन्फाइंड होके एक पर्टिकुलर सिस्टम बना रहता है, जिसके अंदर आता है अ पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी,
यूरेटर्स। तो यूरेटर एक ऐसा डक्ट या पाइप टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जो किडनीज को ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है। इसका वैसे नॉर्मल अगर फंक्शन देखा जाए तो सिर्फ ये एज अ डक्ट प्रोवाइड करता है। अब अगर यूरेटर के फंक्शन की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इसका कोई खास फिजियोलॉजिकल रोल नहीं है। ये एक एज अ डक्ट या एज अ पाइप प्रोवाइड करता है जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जाके खत्म होता है। अब दोनों ही साइड के यूरेटर यानी कि राइट और लेफ्ट यूरेटर दोनों अपने अपने किडनी से नीचे डिसेंड होते हुए आते हैं और नीचे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर में आके ओपन होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की बात करा जाए तो यूरिनरी ब्लैडर एक ब्लैडर इन द सेंस एक पाउच जो यूरिन को होल्ड करके रखता है, इसलिए इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ऑलमोस्ट इसकी कैपेसिटी 700 ml के आसपास रहती है। यूरिन फॉर्मेशन जो है, मिक्सचुरेशन एक सिंगल प्रोसेस है, बट यूरिन फॉर्मेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब हमने वॉइडिंग ऑफ यूरिन किया, मिक्सचुरेट किया, हमें यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो उसके एग्जैक्टली पहले हुआ है। यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्टर होते हुए, यानी कि प्री कार्डियक साइकिल के थ्रू जैसे ही वो ब्लड आर्ट्रियोल के थ्रू आता है और निकल जाता है, वो ब्लड में से जितना अमाउंट नीचे फिल्ट्रेट होकर आता है तो उससे पार्ट बाय पार्ट, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन हर सेकेंड, हर मिली सेकेंड में बनती रहती है। तो वो आके एक ब्लैडर में, जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसके अंदर आके स्टोर होती है। ऑलमोस्ट 700 to 800 ml कैपेसिटी होती है एक यूरिनरी ब्लैडर की। जब ये यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व गैंग्लियन के थ्रू इसकी इंपल्सेस जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड पे और फिर वो वहाँ से रिफ्लेक्सेस मोटर नर्व्स के थ्रू आता है जो यूरिनरी ब्लैडर के एग्जैक्टली नीचे, जहाँ से यूरिथ्रा उससे कनेक्टेड रहती है। जैसे किडनी, अब किडनी में से जो भी अमाउंट, ये हो गया आपका किडनी का पार्ट। अब ये किडनी में से यहाँ पे आपकी ग्लोमेरुलाइज रहती है। अब ये ग्लोमेरुलाई जितने अमाउंट में यूरिन का फॉर्मेशन करती है वो इसके बाद मेजर और माइनर कैलिक्स के थ्रू होते हुए यूरेटर में आता है। ये दोनों ही तरह जगह के यूरेटर ये आके इसे यूरिनरी ब्लैडर, जिसके हमने कहा था, यूरिनरी ब्लैडर में आके इंसर्ट होते हैं। ये ब्लैडर 700 ml का रहता है, ऑलमोस्ट 700 to 800 ml। तो जब ये प्रॉपरली फिल हो जाता है तो इसके फिल होने के बाद जो रिफ्लेक्सेस आते हैं उसकी वजह से मिक्सचुरेशन होता है एग्जैक्टली इसके नीचे वाले पार्ट में, यानी कि जिस जगह पे ये ब्लैडर यूरेथ्रा से कनेक्ट हो रहा है। ब्लैडर जब यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है वहाँ उस नीचे पार्ट में वहाँ पे स्पिंचर्स रहते हैं, जिनको हम एक तरीके के वाल्व कह सकते हैं। ये एक वाल्व का काम करता है जो नॉर्मल टाइम में बंद रहते हैं ताकि वो यहाँ पूरा अमाउंट में जो भी यूरिन कलेक्ट हो रहा है ब्लैडर के अंदर उनको आगे ना जाने दिए। जैसे ही इम्पल्सेस आपकी मोटर नर्व्स के थ्रू वापस ब्लैडर में आती है तो वो जो एक स्पिंचर रहता है वो एज अ वाल्व काम करता है ब्लैडर के लोअर एंड पे और यूरेटर के अपर एंड पे। इनको स्पाइनल कॉर्ड से S2, S3, S4 और लंबर से L1 और L2 इन नर्व्स की सप्लाई रहती है। इन नर्व्स की मोटर नर्व्स की सप्लाई आने के बाद ये जो मिक्सचुरेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है और यहाँ से यूरेटर में आता है, यूरेथ्रा में आता है, इस यूरेथ्रा में आता है और यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब अगर यूरिनरी ब्लैडर का एक इंपॉर्टेंस देखें तो इस यूरिनरी ब्लैडर के एग्जैक्टली ऊपर यूट्रस रहता है। यूट्रस यानी कि जिसे बच्चेदानी कहा जाता है, यूट्रस। अब अगर यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो एनाटॉमिकल उसकी जो स्ट्रक्चर उसके आसपास रहते हैं उसके वजह से ब्लैडर के फंक्शनिंग में डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर के एग्जैक्टली ऊपर की तरफ यूट्रस यानी कि जिसे बच्चेदानी कहा जाता है, फीमेल के अंदर वो यूट्रस रहता है ऊपर, और इन मेल, अगर इन मेल देखा जाए तो वो ही ऊपर कुछ नहीं रहता बल्कि नीचे प्रोस्ट्रेट ग्लैंड रहती है। तो अगर इससे देखा जाए तो इसीलिए जब फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहती है यानी कि जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं उसके प्रेगनेंसी के, उस टाइम पे
इस यूट्रस के साइज में इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि जो बच्चा रहता है या फीटस रहता है वो इसी के अंदर आके इम्प्लांट होता है। तो इसकी साइज के बढ़ने की वजह से जो हमने मिक्चुरेशन का प्रोसेस बताया था, वो प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन बढ़ जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड लास्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि ये एक लोड डालता है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये ब्लैडर पूरी तरीके से एक्सपांड नहीं हो पाता। प्रोस्टेट, अब प्रोस्टेट में हाइपरट्रॉफी हो जाना, यानी कि BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, ये मेल में होने वाली 50 ईयर्स के बाद होने वाली एक बहुत बड़ी डिजीज है। इसकी वजह से क्या होता है, एन्यूरिया। एन्यूरिया मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन, या तो फिर ओलिगोयूरिया, कि यूरिन जितने अमाउंट में, यानी कि ऑलमोस्ट जो हमने डेली यूनिट देखी कि ऑन एन एवरेज पर डे 1 लीटर टू 1.5 लीटर ऑफ यूरिन हम पास आउट करते हैं। तो वो यूरिन के अगर अमाउंट में डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है तो उसे हम ओलिगोयूरिया कहते हैं। तो प्रोस्टेट के साइज के बढ़ने से या तो ओलिगोयूरिया या एन्यूरिया जैसी तकलीफें हो सकती हैं, और यूट्रस इन वुमेन, इनके साइज बढ़ने से फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन जो है वो फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में बढ़ जाएगा। अब जो किडनी है, तो जैसा हमने बताया किडनी प्रोड्यूस द यूरिन। नाउ द यूरेटर ट्रांसपोर्ट्स दैट urine from kidney towards the bladder, from where now the urine is temporarily stored into the bladder, and then with its reflexes of the micturition it passes out or it voids the urine through urethra. So by the process of micturition it voids the urine, यानी कि ये मिक्चुरेशन के प्रोसेस से जितने भी अमाउंट में आपका यूरिन रहता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरेथ्रा से। तो हमें ध्यान ये रखना है कि ब्लैडर तक की जो भी चीज़ें हैं वो एक वाल्वुलर चीज़ें से, यानी कि वाल्व से कनेक्ट, वाल्व के से चल रही है, इसकी वजह से उसके ऊपर बॉडी का कंट्रोल रहता है। उसके नीचे आते ही जैसे वो यूरेथ्रा में आता है उसके बाद से वॉलंटरीली कंट्रोल बॉडी का उस पे से चले जाता है। अब नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन की अगर बात करेंगे तो जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे सेल एक बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उसी तरह प्रकार से किडनी के जो सेल्स रहते हैं, जो एक स्पेशलाइज्ड सेल हैं जिनको किडनी की फंक्शंस करने के लिए बनाया गया है, तो उन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाता है किडनी का। तो अब अगर नेफ्रॉन को हम देखें तो नेफ्रॉन का सबसे ऊपरी हिस्सा एक कप या बाउल के शेप में रहता है, जिसे हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं। ये ग्लोमेरुलाई रहता है, ग्लोमेरुलाई के नीचे डक्ट टाइप के ट्यूब्यूल्स रहती हैं, जिनके थ्रू इनके में आई हुई जो भी चीज़ रहती हैं उस डक्ट से होते हुए पास होती है। तो इसके नेफ्रॉन के, अब अगर देखा जाए तो नेफ्रॉन के बेसिकली दो हिस्से होते हैं। पहला जिसमें ग्लोमेरुलाई आ गया, उसके बाद दूसरा आता है ट्यूबुलर पार्ट। इस ट्यूबुलर के अंदर पहला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद हेनलेज लूप। ये जो लूप आपको दिख रहा है ये हेनले या फिर हेयरपिन बेंड लूप रहता है। इसका फंक्शन अगर देखा जाए तो इसका फंक्शन रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन में, और दूसरी चीज़ एक प्रेशर ग्रेडियंट जो फॉर्म होता है वो उस चीज़ के लिए हेनले लूप एसेंशियल है। इसके बाद आती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, तो जो यूरिन फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होता है जब ये एफरेंट आर्टरियोल्स जो कि रीनल यानी कि किडनी, रीनल यानी कि किडनी, जो भी ऐसी आर्टरी जो किडनी या रीनल को सप्लाई करती है उसे रीनल आर्टरी कहा जाता है। उसी रीनल आर्टरी का एक ब्रांच है एफरेंट आर्टरियोल। ये एफरेंट आर्टरियोल और ये इधर आके एक टफ्ट टाइप का बनाता है। टफ्ट इन द सेंस ये एक अलग अलग छोटी छोटी आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं और उसके बाद वापस कंबाइन होके ये इफरेंट आर्टरियोल के तौर पर बाहर निकल जाते हैं। एफरेंट आर्टरियोल इफरेंट आर्टरियोल से हमेशा ज़्यादा थिक रहेगी, यानी कि उसका ल्यूमेन जो उसके अंदर का डायमेंशन रहेगा ट्यूब का वो ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द इफरेंट आर्टरियोल, जिसके वजह से यहाँ पे यानी कि कैपिलरी टेफ्ट पे एक हाई प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, जिसके वजह से यहाँ से प्रॉपर अमाउंट में जो अनवांटेड फ्लूइड या फिर जो भी फ्लूइड रहेगा
वो इसके अंदर ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएगा। इस ट्यूब्यूल से होते हुए वो पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद हेनलेज लूप, देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में जाके कलेक्ट हो जाता है, जिसके बाद ये यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब देखेंगे द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन फॉर्मेशन की बात की जाए तो हमने जैसे कि पहले ही डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ ब्लड यानी कि 1300 ml ऑफ ब्लड किडनी में आता है, जो प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू क्लियर हो जाता है। अब इसमें से देखा जाए तो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि इस ग्लोमेरुलाई से एक बार में कितना फिल्ट्रेशन होता है, तो ऑलमोस्ट इन अ डे 180 लीटर से 200 लीटर के बीच में, यानी कि 180 टू 200 लीटर ऑफ यूरिन एक बार में प्रोड्यूस होती है, जिसमें से बहुत सी एसेंशियल चीज़ें बॉडी वापस रीअब्जॉर्ब कर लेता है और एट द एंड 1.5 ml टू 1 लीटर टू 1.3 या 1.5 लीटर तक यूरिन बाहर एक्सक्रीट आउट होती है। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो जैसा कहा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो इसमें क्या होता है कि ग्लोमेरुलाई एक छन्नी की तरह काम करती है और जो एफरेंट और ईफरेंट आर्ट्रियोल है, ईफरेंट आर्ट्रियोल के पतले होने की वजह से और एफरेंट आर्ट्रियोल के मोटे होने की वजह से ये जो यहाँ से ज़्यादा प्रेशर में चीज़ें आ रही हैं और यहाँ से कम प्रेशर में चीज़ें जो जा रही हैं, इनकी वजह से जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, तो जो ग्लोमेरुलाई है वो एक छन्नी की तरह काम करती है और इसकी वजह से जो भी सब्सटेंसेस जो इस ग्लोमेरुलर टफ्ट यानी कि जो ग्लोमेरुलर है ग्लोमेरुलस, उसके अंदर जितने छोटे छोटे पोर्स हैं उसमें से जो जो चीज़ें चली जाती है वो सारी चीज़ें नीचे ट्यूब्यूल में आ जाती है। सेकेंड, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो जो भी चीज़ें उन ट्यूब्यूल में आ गई, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट हो, क्योंकि जैसे हमने देखा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो इन अ डे ऑलमोस्ट 180 लीटर्स ऑफ यूरिन, इन अ डे ऑलमोस्ट 180 लीटर्स ऑफ फ्लूइड ट्यूब्यूल्स में आता है, बट 180 लीटर ऑफ फ्लूइड, ऑलमोस्ट इतना फ्लूइड एक्सक्रीट आउट करने में हमें 6 से 7 महीने लग जाते हैं। अगर इतने प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड यानी कि जितना अमाउंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से होके फ्लूइड ट्यूब्यूल्स में आता है, अगर वो पूरा एक्सक्रीट आउट हो जाए तो कोई भी ह्यूमन बीइंग डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। इसलिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जो भी प्रोडक्ट आ चुके हैं ट्यूब्यूल के अंदर उनको किडनी या नेफ्रॉन वापस रीएब्जॉर्ब करता है ताकि एक प्रॉपर होमियोस्टेसिस बनाए रखे। तो जो जैसा कि आपने देखा था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो ग्लोमेरुलाई के जस्ट नीचे रहती है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम अमाउंट में आप सोडियम की बात करिए या आप वाटर की बात करिए या पोटेशियम या कोई भी ऐसे बाइकार्बोनेट प्रोडक्ट्स हुए, ये सारे मैक्सिमम अमाउंट में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ही रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अगर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को हटा दिया जाए ऑलमोस्ट 80 to 90% एब्जॉर्प्शन यहीं हो जाता है। इसके बाद का यानी कि जो हेनलेज लूप है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, बाकी अमाउंट ऑफ चीज़ें यहाँ से वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के अंदर। ट्यूबुलर सिक्रीशन, अब कुछ ऐसे सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स रहते हैं जो बॉडी एक्सक्रीट आउट करती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इन ग्लोमेरुलाई, यानी कि ग्लोमेरुलाई से जो भी फ्लूइड प्यूरिफाई होने के बाद आता है, नेफ्रॉन उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ओवर सिक्रीट करती है बॉडी से उसके अंदर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें तो हमने जैसे कि बात की कि वो जो फिल्ट्रेशन है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो जो भी फिल्ट्रेशन वो जो ग्लोमेरुलाई जिसमें से कोई भी चीज़ फिल्टर होके नीचे आती है उसको उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर लगता है। जैसे कि एफरेंट आर्ट्रियोल और ईफरेंट आर्ट्रियोल के जो ल्यूमेन यानी कि जो उसके अंदर का ट्यूब का जो डायमेंशन रहता है उसके अंदर के डिफरेंस की वजह से वो एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है। Glomerular filtration is the process by which the blood is filtered by passing through the glomerular capillary by filtration membrane. It is the first process of urine formation. The structure of filtrating membrane is well suited for the filtration. तो अगर ये स्ट्रक्चर की बात करें या फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन की बात करें,
यानी कि जो बेसल लेयर रहती है उसके अंदर, उसके वजह से वो ऐसी रहती है कि वो पर्टिकुलर जो चीज़ें फिल्ट्रेट हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट, वो सिर्फ उतनी ही चीज़ों को अलाउ करता है प्यूरिफाई होके नीचे आने के लिए। फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन। अब फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन की बात की तो फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन में सबसे पहले एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन की आता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ही एक्चुअल में एक ऐसी बॉर्डर लाइन रहती है जिसके ऊपर और नीचे फिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड और फिल्टर्ड चीज़ें रहती हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के एग्जैक्टली नीचे जो भी फिल्टर होने के बाद चीज़ें आती हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे रहती हैं, और जो भी चीज़ें फिल्टर होने के लिए आती हैं वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन तक रहती हैं। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात की जाए तो जो भी आर्टरीजल्स के थ्रू ब्लड आता है और फिर वो निकल जाता है, तो उस बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट बनना, उसके वजह से जितने भी अमाउंट में फ्लूइड नीचे ट्यूब्यूल्स में जाता है उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, जो ऑलमोस्ट 180 लीटर्स अ डे होता है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, अगर यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस की बात की जाए तो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला पार्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो जैसा कहा कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन वाटर या कोई भी अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस रहते हैं जो बॉडी को एक्सक्रीट आउट नहीं करना रहता है, वो उसे थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन वो उसे वापस बॉडी में ले लेती है। जैसे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल बैक टू द ब्लड व्हेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फ्लोज थ्रू द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन थ्रू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज। यानी कि जब वो ट्यूब्यूल्स में से जाता है तो वो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इन द सेंस जैसे वो 180 ml है, 180 लीटर्स है और 180 लीटर्स में से 1.5 लीटर ही एक्सक्रीट आउट रहा है, तो वो एक क्वांटिटेटिव चेंज हो गया। एंड क्वालिटेटिव चेंज, जितने उसके अंदर के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि यूरिया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या ऐसी कोई भी चीज़ें, जो भी चीज़ें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसमें भी चेंज आता है। इसी वजह से इसे क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंज कहा गया है। ट्यूबुलर सिक्रीशंस। ट्यूबुलर सिक्रीशंस का जैसे कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हमें वापस मतलब बॉडी को उसे एक्सक्रीट आउट करना है, तो वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन वो सारी चीज़ों को ट्यूब्यूल के अंदर दे देती है और जिसके थ्रू वो प्रोसेस ऑफ यूरिन के वॉइडिंग के साथ वो बाहर हो जाता है। डाइफिनॉल रेड। डाइफिनॉल रेड एक पहला ऐसा सब्सटेंस है जिसको हमने ट्यूबुलर सिक्रीशन में समझा था। इस ट्यूबुलर सिक्रीशन के प्रोसेस जब हमने पहली बार जाना, उसके पहले तक यही बिलीव किया जाता था कि किडनी में सारी चीज़ें वहाँ से फिल्टर होकर एक्सक्रीट आउट होती है या फिर कुछ चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती है। तो जो प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन है उसके पहले तक ऐसा माना जाता कि कुछ चीज़ें जो उसमें से बॉडी को चाहिए रहता वो उसे रीएब्जॉर्ब कर लेती थी। बट डाइफिनॉल रेड एक पहला ऐसा सब्सटेंस था जिसकी खोज के बाद अपने को पता चला कि हमारी बॉडी काफ़ी चीज़ें एक्सक्रीट आउट भी करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन, जो वो डायरेक्ट ट्यूब्यूल्स में एंटर करती है। तो डाइफिनॉल पहला ऐसा सब्सटेंस था जो खोजा गया जो सिक्रीट होता था। इसको छोड़ के हम देखा जाए जैसे पोटेशियम, अमोनियम, हाइड्रोजन एंड यूरिया, ये अलग अलग चीज़ें नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट से सिक्रीट होती है। इन द सेंस नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीज़ें सिक्रीट आउट होके ट्यूब्यूल्स में आती है। पोटेशियम, अब पोटेशियम की बात करेंगे तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि हेनलेज लूप को छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो तीनों पार्ट हैं उसके, उन तीनों पार्ट से पोटेशियम का सिक्रीशन होता है। अमोनियम की बात किया जाए तो अमोनियम सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बाहर आता है। हाइड्रोजन आयन की बात करें तो ये प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आता है, बट इसका मैक्सिमम अमाउंट जो रहता है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ही सिक्रीट होता है। यूरिया सिर्फ और सिर्फ जो हेयरपिन बैंड था या हेयरपिन लाइक बैंड था जो यू शेप का, जिसे हम हेनलेज लूप कहते हैं,
सिर्फ उससे सिक्रीट आउट होता है। अब प्रेशर डिटरमाइनिंग द फिल्ट्रेशन रेट, तो हमने जैसे देखा कि ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। उस फिल्ट्रेशन को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ाती या घटाती हैं। ऐसी चीज़ें जिनके वजह से वो फिल्ट्रेट होगी या नहीं होगी, या कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में फिल्टर होना है, चीज़ डिटरमाइन करती है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, कोई भी ऐसी डिजीज़ यानी कि हाइपरटेंसिव डिजीज़ या ऐसी कोई भी डिजीज़ या ऐसी कोई भी कंडीशन जिस कंडीशन में एफरेंट आर्ट्रियोल का प्रेशर अधिक है और इफरेंट आर्ट्रियोल का प्रेशर कम है, तो ऐसी कंडीशन में एफरेंट आर्ट्रियोल, ऐसी कंडीशन में जो एफरेंट आर्ट्रियोल है यहाँ से ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आ रहा है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ का प्रेशर कम है, इसके वजह से यहाँ से ये वापस रिटर्न फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से जो यूरिनेशन का प्रोसेस, जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिनेशन का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो बढ़ा हुआ आएगा। अगर कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन या ऐसी कोई भी चीज़ जो इफरेंट आर्ट्रियोल में हो रही है या उसके सराउंडिंग्स में हो रही है, जिसने इसका पाथवे ऑब्स्ट्रक्ट करके रखा है, उसके वजह से भी जो यूरिन का फॉर्मेशन है या फिर फिल्ट्रेशन का रेट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलाई, तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की है, ये बॉडी में जितने अमाउंट में प्रोटीन होता है उस पे डिपेंड करता है कि नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। वैसे नॉर्मल अगर आप कैपिलरीज की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 25 mmHg। प्रोटीन के बढ़ने से ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और कोई भी ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है उसके अंदर कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, और जब कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से यूरिन का जो फ्लो है या फिर प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है उसमें गिरावट आएगी और आपका यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी बीमारियां या फिर ऐसी किडनी की या कोई भी ऐसी बीमारियां जिसके, तो इसमें वजह से आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी बीमारी जिसके अंदर प्रोटीन का लॉस हो रहा है या फिर यूरिन से प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हो रहा है और उसमें ऑन्कोटिक प्रेशर गिर रहा है, तो उसके वजह से पूरी बॉडी में सूजन यानी कि एडिमा हो जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमेन्स कैप्सूल, अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमेन्स कैप्सूल की बात की है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ये ब्लड जो एफरेंट आर्ट्रियोल से आ रहा है, और ये जो ल्यूमेन की अगर हम बात करें तो अगर इसका ऐसा ल्यूमेन रहता है तो इस ल्यूमेन के जो लेटरल वॉल्स हैं, मतलब दोनों साइड की जो दीवारें हैं, उन पे जितना प्रेशर वो ब्लड दे रहा है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमेन्स कैप्सूल। अब ये प्रेशर रहते हैं या तो ये फेवर करेंगे या तो अपोज करेंगे, यानी कि या तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के रेट को बढ़ाएंगे या तो ये ग्लोमेरुलर के फिल्ट्रेशन के रेट को कम करेंगे। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर जितना ज़्यादा, फिल्ट्रेशन उतना ज़्यादा, प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन उतना ज़्यादा। कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज़्यादा, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यूरिन से। जितना ज़्यादा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा यूरिन उतना ज़्यादा फॉर्म होगा, और जितना कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा यूरिन का फॉर्मेशन उतना कम होगा। सेम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के भी बढ़ने से यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कम होने से यूरिन के फॉर्मेशन में डेफिशिएंसी आएगी। थ्रेशोल्ड लेवल, अब थ्रेशोल्ड लेवल की बात करेंगे तो थ्रेशोल्ड लेवल तो अब थ्रेशोल्ड लेवल की बात करेंगे तो थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है? किसी भी चीज़ का प्रेशर ग्रेडियंट। इसको हम अगर आसान भाषाओं में समझें तो कोई भी चीज़ जिसकी मात्रा ब्लड में ज़्यादा है और कैपिलरीज के अंदर कम है तो वो चीज़ ब्लड से कैपिलरीज के थ्रू जाएगी, और इसी का एग्जैक्टली अपोजिट कि अगर कोई भी चीज़ आपकी ब्लड के अंदर कम है और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो कैपिलरी में या उसके बाहर वो चीज़ ज़्यादा है तो वो चीज़ वहाँ से ब्लड के अंदर आएगी। सो थ्रेशोल्ड लेवल, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब जितनी भी सब्सटेंसेस रहते हैं जैसे कि प्रोटीन हुए, कैल्शियम हुआ, यूरिया हुआ, इन सब का एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन रहता है ब्लड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर ब्लड के बाहर, कैपिलरी के बाहर जितनी चीज़ें रहती हैं उनमें, तो उससे डिसाइड होता है कि कितने अमाउंट का फिल्ट्रेट प्रोडक्ट अपनी ट्यूब्यूल्स में आएगा।
तो थ्रेशोल्ड लेवल वो एक लेवल होता है या फिर वो एक मार्जिन या इंडिकेटर जो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग होगा डिपेंडिंग उसके स्ट्रक्चरल पे या फिर उसके मॉलिक्यूलर वेट पे या फिर उसके कंस्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है कि उसका जो थ्रेशोल्ड लेवल रहेगा कितना रहेगा। तो थ्रेशोल्ड लेवल हर पर्टिकुलर चीज़ों का अलग अलग रहता है और उसी से डिसाइड होता है कि वो कितने अमाउंट में फिल्ट्रेट होगा। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस में देखा जाएगा तो सोडियम, सोडियम को बोला गया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो ब्लड के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है या फिर रीएब्जॉर्ब होता है। तो ऐसी कौन सी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम तो ऑलमोस्ट सोडियम का जितना भी अमाउंट फिल्ट्रेट होके ट्यूब्यूल्स में आता है उसमें से ऑलमोस्ट 99% ऑफ सोडियम वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। उसमें से जितना उसके बाद जो बच जाता है ट्रांसपोर्ट, तो इसका सोडियम, तो सोडियम जितने भी अमाउंट में फिल्ट्रेट होके ट्यूब्यूल्स में आता है उसका 99% हिस्सा वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जिसमें से 2/3 की अगर बात करें यानी कि ऑलमोस्ट 66 to 70% ऑफ सोडियम कॉन्सेंट्रेशन वापस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और जो बचा हुआ रहता है यानी कि 99% की हम बात करें जो रीएब्जॉर्ब हो रहा है उसमें से 2/3 हिस्सा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब होगा और बचा हुआ 1/3 हिस्सा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम ये बात करें कि ये किस हिसाब से रीएब्जॉर्ब होता है, जो ये रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है या फिर सिक्रीशन की जो प्रोसेस है ये किस हिसाब से होती है। ये ट्यूबुलर सेल्स की बात कर लिया, ये ट्यूबुलर सेल्स इन द सेंस जो नेफ्रॉन्स की जो ट्यूब्यूल्स रहती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हेनलेज लूप या फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या फिर कलेक्टिंग डक्ट, तो जो ट्यूब को बना रही है उसको कहा गया ट्यूबुलर सेल्स। इन ट्यूबुलर सेल्स के बाद ये हो गया अंदर का ल्यूमेन। तो जो ये प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो वो इस प्रोसेस में होता है ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ल्यूमेन टू रीनल ट्यूब्यूल्स। तो जो ल्यूमेन है यानी कि जो एम्प्टी स्पेस है जहाँ से वो फ्लूइड जा रहा है, जो भी फिल्ट्रेट होके आया है वो जो है वो ल्यूमेन में बहता है। उसके जस्ट सराउंडिंग में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहते हैं यानी कि जो ट्यूब्स रहती हैं उसके अंदर ट्यूबुलर सेल्स रहते हैं। तो पहला जो ल्यूमेन है उससे वो चीज़ें आके ट्यूबुलर सेल्स में या फिर वो जो ट्यूब है उसके अंदर आ जाती है। सोडियम या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो रीएब्जॉर्ब होती है फ्लूइड में से या तो फिर सिक्रीट होती है अपने इंटरस्टिशियल स्पेस से ल्यूमेन के अंदर, तो वो एक 3 प्रोसेसेस के थ्रू होती है। पहला प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज़ एक्सक्रीट आउट हो रही है या फिर रीएब्जॉर्ब हो रही है बॉडी में, तो वो पहले वो चीज़ ट्यूब्यूल में रहेगी, ट्यूब्यूल के ल्यूमेन के अंदर। पहले वो चीज़ ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में रहती है। उस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में उस चीज़ का प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा ज़्यादा रहेगा। अगर वो ऐसा ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट रहेगा तो वो एपिथेलियल सेल या फिर जो ट्यूब की ट्यूबुलर सेल्स हैं उन सेल्स में आता है। ये पहला प्रोसेस हो गया। अब दूसरे प्रोसेस में जो ट्यूबुलर सेल्स हैं उनमें उसी चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा हुआ है, इसलिए अब वो ट्यूबुलर सेल से हटकर इंटरस्टिशियल स्पेस में चली जाती है। फिर वहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस से ये वापस ब्लड स्ट्रीम में होते हुए पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। और इसका एग्जैक्टली अपोजिट है ट्यूबुलर सिक्रीशन में, जहाँ पे पहले चीज़ें ब्लड में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होती है, उसके बाद वो इंटरस्टिशियल स्पेस में ज़्यादा आती है, इंटरस्टिशियल स्पेस से ट्यूबुलर सेल्स में, ट्यूबुलर सेल से ल्यूमेन में। अब अगर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो ये हो गया ल्यूमेन का पार्ट, जिसके अंदर से फिल्ट्रेट होकर कोई भी चीज़ जो भी फ्लूइड है वो इसके बीच से यहाँ से होते हुए आ रहा है। ये एक पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन को जो पाइप है जिसने उसको बनाया हुआ है और ये उसके अंदर की स्पेस हो गई, उस स्पेस में से ये फ्लूइड जा रहा है और जो पाइपलाइन है वो ये ट्यूबुलर सेल से बनी हुई है। तो पहले जो भी प्रेशर ग्रेडियंट में चीज़ें ज़्यादा होंगी वो पहले यहाँ से ट्यूबुलर सेल्स में आएंगी।
ट्यूबुलर सेल्स में आने के थ्रू वो जो इनके बीच में जो स्पेस रहेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, यानी कि ऐसी स्पेस जो कोई भी दो सेल्स के बीच में रहती है, जो सेल की परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और इंटरस्टिशियल स्पेस में उसका प्रेशर ग्रेडियंट अगर कम होगा तो चीज़ें यहाँ से बह के इस ओर जाएंगी, और अगर एग्जैक्टली इसका उल्टा कोई भी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ ज़्यादा है तो वो वहाँ का प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होने की वजह से वो उधर से ल्यूमन में आएगी। तो अगर यहाँ से कोई भी चीज़ बाहर की तरफ जा रही है तो उसे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहा जाएगा, और एग्जैक्टली अगर उस तरफ से कोई भी चीज़ इस तरफ आ रही है तो उसे ट्यूबुलर सिक्रीशंस कहा जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक. Hope you would found something informative in this video. Thank you.